Hello student, today we are going to study pharmacology first unit third topic myasthenia gravis. firstly ये जानते हैं कि myasthenia gravis होता क्या है. मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि द वर्ड myasthenia gravis is derived from Latin and Greek. myasthenia means weakness, gravis means serious. ठीक है, तो लिटरली मीन्स ग्रैव मसल वीकनेस. मतलब ग्रेविटी का मतलब हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को नीचे झुकने को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, ये ग्रेविटी में हो रहा है. तो उसी तरह माइस्थीनिया में जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और वीक हो जाने की वजह से वो क्या हो जाती हैं, झुकने लगती हैं. हमने आसपास में देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी गर्दन नेक से वो झुक जाती है तो फिर वो झुकते ही चलने लगते हैं, वैसे ही चलने लगते हैं. इसी कंडीशन को हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस और ये 10,000 लोगों में किसी 1% को होता है. ठीक है, और माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन को. मींस जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं रिसेप्टर में उनको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं. अब ये कैसे कर रही हैं, क्योंकि एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी के को प्रोटेक्ट करती हैं. तो ये कैसे हो रहा है ये आगे हम लोग जानेंगे. अब जब ये ब्लॉक कर देंगी, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे न्यूरोमस्कुलर कनेक्शंस को, तो क्या होगा, जो नर्व्स होंगी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी हमारी मसल से. हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा था प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक. जब प्री सिनेप्टिक से कुछ भी चीज़ निकल कर पोस्ट सिनेप्टिक में बाइंड नहीं होगी तो क्या होगा, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब इस माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से बेसिकली जो हमारे बॉडी के पार्ट्स अफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, आईज होती हैं हमारी, माउथ होता है, थ्रोट होता है और लिम्स होता है. ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो अभी इन्होंने बताया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम सबको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी फॉरेन मटेरियल से. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी एंटीबॉडीज़ को ये नहीं समझ में आता है कि ये फॉरेन मटेरियल है या हमारी बॉडी का ही पार्ट है और वो उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती हैं. और जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में जो हमारे रिसेप्टर पे बाइंडिंग साइट्स होती हैं ये एंटीबॉडीज़ जाके उन बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड होके ब्लॉक कर देती हैं बाइंडिंग को, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये आता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं और वो रिलैक्स हो जाती हैं. इसीलिए हमने इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ का नाम दिया, क्योंकि जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी होती हैं हमारी बॉडी में वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस डिजीज़ के लिए. वैसे तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आने से अंदर रोकती हैं, प्रिवेंट करती, प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को. ठीक है, नाउ कि अब इसका हम कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे. अब माइस्थीनिया की कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस और फटीग होने लगता है. मींस हम बहुत कमज़ोरी फील करते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं. और ये थकावट और ये कमज़ोरी जैसे ही हम रेस्ट करते हैं आफ्टर सम टाइम हमें फिर फील होने लगता है कि हाँ हम अब ठीक हो गए हैं. बट ये कोई सल्यूशन नहीं है. फिर कॉज और सिम्टम्स. कॉज क्या होंगे, अब कॉज तो पता ही है कि ब्रेक डाउन इन द नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल्स. नर्व और मसल के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसका ब्रेक डाउन होना माइस्थीनिया कॉज करता है. ठीक है, अब माइस्थीनिया के लिए कोई क्योर तो है नहीं, बट जो उसके सिम्टम्स हैं उसको हम रिलीव कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं. अब ये सिम्टम्स कौन कौन से हैं, वीकनेस ऑफ आर्म लेग मसल, डबल विजन, ड्रूपिंग आईलेट्स, डिफ़िकल्टी इन स्पीच, च्यूइंग, सॉलोइंग, ब्रीदिंग. मतलब वीकनेस एक तो हम लोगों ने बात की ही है कि एक तो वीकनेस हो जाती है. ठीक है, और डबल विज़न हमें हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन स्पीच बोलने में दिक्कत होती है, च्यूइंग सॉलोइंग में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है. ये सारे जो हैं ये जो सिम्टम्स हैं ये निकल कर आते हैं जब भी हमें माइस्थीनिया ग्रेविस
का प्रॉब्लम हो जाता है तब। ठीक, ये पैथोफिजियोलॉजी है। मैंने इसे चार्ट के माध्यम से आपको बताना ठीक समझा है कि जैसे क्या क्या होता है ऐसा कि माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज हो रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ट में देखें, ड्यू टू ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अभी हमने बात की कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़, मीन्स अपने आप ही डेवलप हो रही हैं, ये समझकर कि ये फॉरेन मटेरियल, ये हमारी जो बॉडी का पार्ट है वही उनको फॉरेन मटेरियल लग रहा है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, तो वो इसके अगेंस्ट में काम कर रही हैं। ठीक है। दूसरा, एंटीबॉडी अटैक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एट द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, न्यूरॉन्स की जो एंड प्लेट होती है, मोटर एंड प्लेट, हम लोगों ने बात की थी, ब्रेन टू बॉडी जो जाते हैं, जो रिसेप्टर्स उन पे बाइंडिंग जो एसिटाइल कोलिन की होती है, ये एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को रोकती हैं, उनकी जगह पर खुद ही बाइंड हो जाते हैं। कौन? एंटीबॉडीज़ जो जनरेट हो रहे हैं, ये एंटीबॉडीज़ जाकर एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो जाएंगे। ठीक, एक्ट अगेंस्ट द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब बाइंड हो जाएंगे, उसके बाद उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। जाहिर सी बात है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे हमारा एसिटिल कोलिन बाइंड होता है, एसिटिल कोलिन की जगह एंटीबॉडी बाइंड हो रही है, तो ये क्या करेंगी? उसके अगेंस्ट ही काम करेंगी। फिर इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन टू बाइंड टू रिसेप्टर। अब जब ये खुद बाइंड हो गई हैं तो ये एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को क्या करेंगी? रोकेंगी। उसके बाद रिजल्टिंग इनवॉलंटरी मसल वीकनेस एंड एक्सलेट्स विद कॉन्टिन्यूड एक्टिविटी। अब ये क्या करेगा? ये जब एसिटाइल कोलिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब उसकी बाइंडिंग नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा ही नहीं, तो क्या होगा? हमारी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक, अब क्यों नहीं है एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग साइट पे हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं। ठीक, नाउ ये एक फिगर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको नर्व दिख रही हैं। एक तरफ मसल एक्टिवेशन में आप देख सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है और अपने रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है, तो क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लेकिन जो बगल में एक फिगर बना हुआ है जिसमें मसल एक्टिवेशन इनिबिटेड लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नर्व है उनसे एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हो रहा है, लेकिन उसको बाइंडिंग साइट नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज़ ने अपना स्थान ले लिया है, अपनी पोजीशन ले ली है। वो वहाँ पर एसिटाइल कोलिन की जगह बाइंड हो गई हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन को वहाँ पर बाइंड होने की जगह नहीं मिल रही है। तो क्या हुआ? जो मसल का एक्टिवेशन हो रहा था बाइंडिंग पे, अब वो जब एसिटाइल कोलिन नहीं बाइंड होगा तो मसल एक्टिवेशन नहीं होगा। तो मसल एक्टिवेशन नहीं होगा, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, मसल यहाँ पे क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है। नाउ अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में अब जैसे हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें क्या करना है? एसिटाइल कोलिन ज़्यादा रिलीज़ करने पड़ेंगे और एंटीबॉडी को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये जो प्रोसेस है ये रुक जाए और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं माइस्थीनिया के वो ना निकल के आए सिम्टम्स। ठीक, तो सबसे पहले बात करें कोलिनिस्टरेज इनिबिटर की। कोलिनिस्टरेज इनिबिटर का यूज़ करेंगे। कोलिनिस्टरेज इनिबिटर मतलब कोलिनिस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं। ठीक है। ड्रग्स लाइक पेरिडोस्टिग्मिन enhance communication between nerve and muscles. These drugs don't cure but improve muscle contraction and strength. ठीक, हम सबको पता है एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है, एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के बाद डिग्रेडेशन करता है, डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन के बाद जो है हमारी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब इसी चीज़ को हमें ये करना है कि जो हम कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स देंगे तो वो डिग्रेडेशन नहीं करेंगे या देर में करेंगे, ताकि एसिटाइल कोलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हों। और जब एसिटाइल कोलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो उनको क्या करते हैं? एंटीबॉडी से लड़ने का थोड़ा सा वो भी मिलेगा, क्योंकि रिसेप्टर अगर ज़्यादा हुए तो एसिटाइल कोलिन की भी बाइंडिंग हो जाएगी उन रिसेप्टर पे। एंटीबॉडीज़ 2-3 जगह पे बाइंड हो गए, बाकी जगह पे एसिटिल कोलिन बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोलिनेस्टरेज के इनिबिटर की ज़रूरत हमें क्यों हुई? ताकि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सके।
नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम यूज़ कर रहे हैं. These type of drug inhibit the immune system, limiting antibody production. Prolonged use of corticosteroid can lead to serious side effects like bone thinning, weight gain, diabetes, increased risk of some infection, and increase the redistribution of body fat. Means कि जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं वो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करेंगे. ठीक, इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करेंगे मीन्स जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है उसको ये कम करेंगे. अब एंटीबॉडी के प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है इसीलिए वो बाइंड होके एसिटाइलकोलिन की जगह ले रही हैं, तो ये क्या करेंगे, उनके प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर है उसकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी. सिंथेसिस ज़्यादा होगी मीन्स एसिटिलकोलिन को बाइंडिंग साइट ढेर सारी मिलेंगी. अब पहले हमने क्या किया, कोलिनिस्टेरेज दे दिया, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज़ किया है, लेकिन ज़्यादा रिलीज़ होने का मतलब तभी यूज़ हम उसका कर पाएंगे जब हमारे पास उतने रिसेप्टर हों. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मदद से हम क्या करेंगे कि एक तो एंटीबॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको डिक्रीज कर देंगे इम्यूनोसप्रेस करके, और दूसरा जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर की सिंथेसिस है उसको हम इंक्रीज कर लेंगे. ठीक, लेकिन हम इसका बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं. एंड लास्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट. ठीक, doctor may also prescribe other medications that alter immune system like azithromycin, cyclosporin and myclophenolate. ठीक, अब जो है इम्यूनोसप्रेसेंट का काम यही है कि इम्यून सिस्टम को हम इनहिबिट कर दें, मींस कि जो हमारी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो रोक दें, ताकि क्या होगा, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जनरेट नहीं होंगी तो हमें माइस्थीनिया से निजात मिलेगा. ठीक, एंड लास्ट थेरेपी. ये तो हमने ड्रग्स की बात की थी, अब इसके लिए कौन सी थेरेपी करी जा सकती हैं, तो ये प्लाज्मा फेरेसिस. प्लाज्मा फेरेसिस बेसिकली दिस प्रोसीजर यूजेज अ फिल्टरिंग प्रोसेस सिमिलर टू डायलिसिस. Blood is routed through a machine that removes the antibodies that are blocking transmission of signals from nerve ending to muscles receptor site. However, the beneficial effect usually lasts only a few weeks. मीन्स प्लाज्माफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम ब्लड प्लाज्मा को हमारी बॉडी से निकालते हैं. किसके थ्रू, ब्लड में ही आएगा हमारा ब्लड प्लाज्मा. अब इसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मा और सेल्स दोनों में सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद जो प्लाज्मा है उसको हम निकाल लेंगे, जो सेल्स हैं उनको हम ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से बैक कर देंगे. ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे हमें एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी, रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज़ हो जाएगा. ठीक, तो इसका हम यूज़ किस कंडीशन में कर रहे हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमें एंटीबॉडीज़ पता है कि इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उस कंडीशन में हम प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं ताकि हम एंटीबॉडीज़ को क्या करें, बाहर निकाल सकें. ठीक, दूसरा है हमारा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन. Intravenous immuno. This therapy provides body to normal and antibodies which alter immune system response. It has a lower risk of side effect than do plasmapheresis and immune suppressing therapy, but it can take a week or two to start working, and the benefits usually last less than a month or two. मीन्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, IVIG भी इसको बोलते हैं. ये क्या करता है कि जितने भी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अब इसमें हम ये करते हैं कि हम एंटीबॉडीज़ देते हैं बॉडी में. ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी खुद की वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही है जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में हुए इन्फेक्शन से फाइट करें. तो ये जो IVIG है ये हेल्प करता है stop the white blood cells of people with lupus from destroying their red blood cells. ये white blood cells को रोकता है कि वो red blood cells को destroy नहीं करें. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें एक तो एंटीबॉडीज़ वो मिलेंगी जो हमारी
बॉडी में फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट काम कर सकें, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो तो हमारे ही अगेंस्ट में काम करने लगी हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नई एंटीबॉडीज़ आएंगी वो उस चीज़ से लड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 थेरेपी हो गई एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस कैसे होता है, उसका मैकेनिज़्म बहुत पूछा जाता है। होप सो आपको माइस्थीनिया समझ में आ गया हो। आप इसमें असाइनमेंट वर्क कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का फिगर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस की कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।